नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। तो शिखर सम्मेलन का ये मंच सजा है, देश का बजट देश के सामने है और ऐसे में हर बार की तरह इस बार भी बजट को आप तक सरल आसान भाषा में पहुंचाने के लिए उस पर आ रही सियासी प्रतिक्रियाएं, विपक्ष के सवाल, सरकार की तरफ से जवाब, सब आपके सामने हम रख रहे हैं। इस बार बजट की मजबूती और कमजोरी की बजाय चर्चा सरकार की मजबूती, सरकार की कमजोरी और सरकार की मजबूरी को लेकर की जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, जानने के लिए जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए पक्ष विपक्ष की बात आप तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस की तरफ से पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी और सुधांशु जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुधांशु जी, आप मुझे ये बताइए, मुद्दे बहुत से हैं, लेकिन मैं वहीं से शुरुआत करूंगी जहां से शुरुआत बजट में हुई। रोजगार, बेरोजगारी। अभी तक तो सरकार बेरोजगारी की बात कबूल ही नहीं करती थी, लेकिन इस बजट में जिस तरीके से फोकस बेरोजगारी और रोजगार पर दिया गया, और रोजगार को लेकर जब विपक्ष सवाल उठाता था तो आप लोग फर्क बताते थे कि रोजगार, नौकरी, फर्क समझिए। खासतौर से नौकरियों की बात की गई, तो ये सरकार के स्टैंड में यू टर्न है, ये विपक्ष की जीत है, क्योंकि वो तो लगातार बेरोजगारी और नौकरी पर ही आपको घेर रहा था। देखिए, सरकार ने जो बजट दिया है वो पिछले 10 सालों से जो चीज आगे बढ़ रही है उसको कोई गौर से देखिए। आने से पहले सबसे पहले जनधन अकाउंट्स खुलवाए थे, फिर उसके बाद लोगों ने कहा इसमें पैसा कैसे आएगा, तो डीबीटी किया। डीबीटी करने के बाद मुद्रा लोन लाए, फिर उसके बाद प्रोडक्ट लिंक इक्विटी स्कीम लाए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट को बढ़वाया, फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जब आगे बढ़ा। धीरे धीरे जितनी आपकी व्यवस्था होती जाए उतना आप लोगों का कल्याण करते जाइए। जैसे पहले 6,000 रुपए किसानों को सम्मान निधि थी, अब 12,000 रुपए किया। अब जब पिछली बार पहले यह था कि 10 लाख रुपए तक मुद्रा योजना में लोन मिलेगा, अब इस बजट में 20 लाख कर दिया। तो ये क्रमशः बढ़ते बढ़ते अब इस बार इंप्लॉयमेंट लिंक इक्विटी स्कीम लाए। तो आप ये समझिए कि कितनी दूरदृष्टि के साथ यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो उस दिशा में बड़े सधे तरीके से, सतर्कता के साथ और दृढ़ता के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। रही बात आलोचना की, तो जो लोग थर्ड अटेम्प्ट में 3 डिजिट, तीसरी डिजिट नहीं टच कर पाए, वो अपनी कुंठा, हताशा वो व्यक्त करेंगे, उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। तो इंसेंटिव लिंक्ड एम्प्लॉयमेंट स्कीम वो ले आए हैं। आप लोग रोजगार, नौकरी, इसको लेकर सवाल उठाते रहे हैं, तो देर आए दुरुस्त आए, कम से कम इसी को लेकर थोड़ी सी तारीफ बनती है। आपको, आपके व्यूअर्स को और यहां पर बैठे हुए तमाम आपके अतिथियों को मेरा प्रणाम। अगर लच्छेदार बातों से नौकरियां बन जाती तो पिछले 10 साल में सबके हाथों में नौकरियां होती। जलेबी गड़ने से नौकरियां नहीं बनती हैं। नौकरी बनाने के लिए आपको अर्थव्यवस्था, आर्थिक संकट, कहां पर नौकरी बन सकती है, कैसे बन सकती है, वो समझना पड़ेगा। मैं 2 शब्द पहले बजट पर बोलना चाहती हूं। मेरा अपना मानना है ये कुर्सी बचाओ कवायद का बजट है। इसमें तमाम और राज्यों की अनदेखी करी गई है। मैं खुश हूं कि बिहार और आंध्र को ज्यादा दिया गया। बैसाखियां बवाल मचा रही थी, उनको देना जरूरी था। मैं खुश हूं। मैं चाहती हूं कि जिन 20 पुलों ने जल समाधि ले ली बिहार में, अब और पुल ना लें, अब पुल और सड़कें बन जाएं। मैं चाहती हूं बिहार का, आंध्र का विकास हो। लेकिन मैं उसी तल्लीनता से उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के लिए भी बहुत सारे इंसेंटिव्स चाह रही थी जो मुझे नहीं दिखे, जो कल से खंगाल रही हूं, नहीं दिख रहे। आपने क्योंकि रोजगार से शुरुआत करी, तो मैं एक आंकड़ा आपके सामने रख देना चाहती हूं। पिछले बजट में जॉब्स का नाम वित्त मंत्री ने 1 बार और एम्प्लॉयमेंट का नाम 3 बार लिया था। यह असल में सरकार समर्थन मूल्य वाला बजट है और यहां पर क्लियर है कि चुनाव में इनको शिकस्त, चुनाव में इनको जो ड्रबिंग हुई है, जो 63 सीटें ये हारे हैं, ये बेरोजगारी के चलते हारे हैं। और इसीलिए इस बार वित्त मंत्री ने 32 बार एम्प्लॉयमेंट और 8 बार जॉब्स, कुल 40 बार, पिछली बार 4 बार बोला था। यह शब्द बोलना पड़ा। इट हैज मेड अ रोरिंग कमबैक। मैं खुश हूं, यह होना चाहिए। फिर इन्होंने नकल उतारी। हमारा जो घोषणा पत्र था वहां से इन्होंने कुछ स्कीम्स की नकल उतारी है कि उसमें एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीम है, एक उसमें से इन्होंने इंटर्नशिप स्कीम की उतारी। लेकिन नकल में भी अकल की जरूरत होती है और इधर उधर की लच्छेदार बातों से अकल तो आती नहीं है। इन्होंने जो स्कीम आई उसमें इन्होंने कहा 500 टॉप कंपनी में 1 करोड़ इंटर्न देंगे 5 साल में। तो एक कंपनी में 20,000 इंटर्न, मतलब 4,000 इंटर्न कोई कंपनी ले सकती है पर साल? यह सवाल है मेरा आपसे।
आपके यहां भी बहुत इंटर्न्स आते हैं, मैंने मीडिया में काम किया, मुझे पता है 4000 इंटर्न्स टॉप 500 कंपनीज में हर साल। कहां से आएंगे वो इंटर्न्स, आप मुझे बताइए, कैसे अब्सॉर्ब होंगे? ये रोजगार के मोर्चे पर नौकरी। एक मिनट, और मैं छोटी सी बात ये कहना चाहती हूं, आप नकल कर रहे थे, पूरी नकल करते। आप हर कंपनी को, पब्लिक प्राइवेट, हर कंपनी को इसके लिए खोल देते और फिर आप कहते कि हम इंटर्नशिप देंगे क्योंकि हां स्किल का डिफरेंशियल है। मैं एक बात और यहां पे कहना चाहती हूं, और यह सरकार के कर्मों में भी दिखता है। यह देश कृषि बाहुल्य देश है। इन्होंने कृषि का बजट काटा, इन्होंने शिक्षा का बजट काटा, इन्होंने स्वास्थ्य का बजट काटा, इन्होंने रक्षा का बजट काटा। तो इन्होंने पैसा दिया कहां है? इतनी जरूरत अगर बैसाखियों की थी तो आप स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और रक्षा का बजट मत काटिए। सारा घालमेल हो जाएगा, अलग अलग इन सब मुद्दों पर बात करनी है। पहले की सुधांशु जी पहले ये बजट एट अ ग्लांस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ठीक है, अच्छा है आप ये लेकर आए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये रोजगार वाले मामले पर आंकड़े हवा हवाई हैं क्या, ये सवाल है। बताता हूं। पहली बात, सबसे ऑथेंटिक डाटा रोजगार पे होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, यानी जिस समय कोई एम्प्लॉय बनता है तब वो प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करता है ना, और एम्प्लॉयर भी जमा करता है। 2014 में 11 करोड़ खाते थे और 2024 में 26 करोड़ हो गए। अब आसमान से कोई एम्प्लॉय ने पैसा भी जमा कर दिया, एम्प्लॉयर भी आ गया पैसा जमा करने। अब बिल्कुल हम बात कर रहे हैं स्पष्ट, ये लोग किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। आप लोगों ने इस बजट में देखा होगा, इंडिया का रेवेन्यू रिसीव्ड कितना है? 26,80,000 करोड़, यानी 27 लाख करोड़ से कम का रेवेन्यू रिसीव्ड। और क्या कहे थे, हर परिवार को 1 लाख देंगे। परिवार कितने? 32 करोड़। भैया 27 लाख करोड़ की आमदनी है और 32 लाख करोड़ तो बांट देंगे। उसके बाद क्या होगा? न तनख्वाह, न पुलिस, न सेना, क्या होगा, कैसे होगा? और जाकर कहा था खड़ाखट 8,500 रुपए देंगे। भैया मैं कह रहा हूं जहां सत्ता में आ गए दो, 8,500 दो ना, खड़ाखट। चलो कहते हो राज्य में कम है पैसा, 6,000 दे दो। ये है इनका अर्थव्यवस्था। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये बचकानी नहीं, ये तो खतरनाक आदत हो सकती है। सुधांशु जी, जो सबसे ज्यादा सरकार पर हमला इस बजट के बाद हो रहा है, और बजट को लेकर नहीं हो रहा है, जहां से मैंने बात शुरू की थी, सरकार की कमजोरी, सरकार की मजबूरी। एक सेकंड, आपने भी ये सवाल खड़ा किया था ना, उसका जवाब मैं ले लूं। ये बिहार और आंध्र प्रदेश, इस पर मेहरबानी, हमने महाराष्ट्र का नाम, बैसाखी पर मेहरबानी, हमने कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, पंजाब, पूरा विपक्ष इसको लेकर आपकी घेराबंदी कर रहा है। ये आप लोगों की मजबूरी की कलई खुल गई है। आपने खुद दिखा दिया है कि ये गठबंधन सरकार है मजबूरी वाली। तो बता रहा हूं, महाराष्ट्र में अभी वर्धमान पोर्ट दिया है 76,000 करोड़ रुपए का, 76,000 करोड़ रुपए, जो बिहार से अधिक है। मगर बजट में एक्सपेक्टेशन करना कि हर राज्य का नाम लिया जाएगा, अभी इंटरिम बजट में दिया गया था क्या? सबसे ज्यादा बजट इनको दिया। मैं इनको चुनौती देकर बताता हूं, अपने एक बजट स्पीच बता दें इसमें सारे राज्यों का नाम दिया हो। चलिए आधे राज्यों का नाम लिया हो 1947 से आज तक। ये होता है सिर्फ बवाल करना, क्योंकि ये 99 की जो उत्साह उच्छृंखलता है, इसे ये कह रहे हैं ना कुर्सी बचाओ बजट नहीं, ये खिसियाओ वाला मामला है, इसलिए कुर्सी बचाओ की बात। वरना मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, एक बजट बताइएगा जिसमें सारे राज्यों का नाम दिया हो। और मैंने महाराष्ट्र का जवाब दे दिया। और एक और बात बता दूं इनके संज्ञान के लिए, अगर इन्हें ना बताओ, आज ये बात फाइनेंस मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब देते हुए दी है। अब मैं चैलेंज करता हूं, लाइए प्रिविलेज मोशन का प्रस्ताव कि आपकी सरकारों ने किया था राज्यों का और हमने नहीं किया है, अन्यथा माफी मांग दीजिए। चलिए अब जवाब दे दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी जी के आंकड़े जो है ना, इन्हीं की तरह जलेबी बनाते हुए दिखते हैं मुझे। 2000 से और 2010 तक एवरेज ग्रोथ रेट 8.5% थी। 2010 4 साल हमारे हुए, मैंने 4 से 14 का। आगे सुनिए, 2010 से 2020 7.5% थी और 2020 से 2024 6.5% है। और ये जो झुंझुना बजाते हैं ना विकसित भारत का 1947 तक, वो 7.2% ग्रोथ रेट पे नहीं पहुंच पाएंगे। उसके लिए आपको 10 से 11% की ग्रोथ रेट चाहिए रहेगी। तो झुंझुना बजाना बंद कर दीजिए इन सब चीजों का। आपने यहां पर कहते कहते बड़ी बातें कहीं अपनी सरकारों में क्यों नहीं कर देते? मैं तो आपको चैलेंज कर रही हूं ना महाप्रभु, आपकी सरकार है, इतनी जगह सरकारें 500 का सिलेंडर देकर तो दिखाइए, थोड़ी हिम्मत तो दिखाइए। इधर उधर की बातें करते, छोड़िए बातें। यहां पे ज्यादा कृषक नहीं है, यहां पर ज्यादातर मिडिल क्लास लोग बैठे हैं। इनसे क्या बैर था? इनसे किस बात की दुश्मनी निकाली गई? बचाव वाला मामला रह जाएगा। आ रहे कुर्सी पर भी आ रहे वाला मामला, कुर्सी इनके भक्तगण इनकी हिला रहे, हमें क्या जरूरत है?
इनके सारे जो भक्तगण हैं वो खुलेआम लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, कभी बीजेपी को वोट नहीं देंगे, बीजेपी को वोट देके गलती करी। मिडिल क्लास की बात कर रही बिल्कुल है। मिडिल क्लास की बात कर रही हूं, उसी पे आ रही हूं। हाँ। मिडिल क्लास ने क्या बिगाड़ा वो लिख था? रहे हैं सोशल मीडिया। मिडिल क्लास पर शॉर्ट टर्म खराब होता है। कैपिटल गेन आपने 20% कर दिया, हाँ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपने 12.5% कर दिया, आपने डिविडेंड पर भी टैक्स लगा दिया। चलिए सब ठीक है, मैं एक छोटा सा सवाल पूछती हूं। यहां पर कोई भी बोल सकता है, आपने 2000 में 10 लाख का घर लिया, आप परसों तक उस घर को अगर 50 लाख का बेचते तो इंडेक्सेशन एक प्रक्रिया होती है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है तो इंडेक्सेशन होता है। इंडेक्सेशन के हिसाब से अगर 36 लाख 30 हजार का इंडेक्सेशन अगर दिल्ली का कोई भी सर्कल रेट मानिए तो वो होता, तो आप 2,70,000 रुपए उस पर टैक्स देते कैपिटल गेन। इन्होंने इंडेक्सेशन ही हटा दिया और अब झुंझुना दे रहे हैं कि हमने 12.5% कर दिया। उसी 10 लाख के घर को अगर आप 50 लाख में आज की तारीख में बेचिएगा तो आप 5,10,000 टैक्स दीजिएगा। क्या आपसे क्या बैर था मिडिल क्लास का? मिडिल क्लास तो आपके साथ ही था, मिडिल क्लास ने तो आपकी बड़ी तारीफों में पुल बांधे थे, लेकिन मिडिल क्लास ने कल से आपसे ऐसा नाता तोड़ा है कि आपकी सरकार हडल में है। क्या किया जाए? रेवेन्यू सेक्रेटरी ने सुबह बाइट दी है, फाइनेंस मिनिस्टर ने सुबह क्लैरिफिकेशन दिया है कि नहीं नहीं हम अभी देख रहे हैं इस पर क्या कर सकते हैं। मैं जानना चाहती हूं, इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है, व्हाई फिक्स व्हाट एंट ब्रोक, जो टूटा नहीं है उसको जोड़ना क्यों? क्या गलती की थी मिडिल क्लास ने? मिडिल क्लास से आप टैक्स वसूल रहे हैं, मिडिल क्लास के टीडीएस बढ़ा दिया, मिडिल क्लास का एसटीसीजी एलटीसीजी डिविडेंड उनका इंडेक्सेशन खत्म कर दिया, तो मिडिल क्लास की कमर कब तक तोड़िएगा? 10 शब्द, महज 10 शब्द इस देश की वित्त मंत्री ने कल बजट के पैराग्राफ 3 में महंगाई पर बोले और कहती है फूड इन्फ्लेशन को हटा दीजिए तो महंगाई नहीं है। पूछिए जरा लोगों से, फीस देने में कमर टूट रही है लोगों की, अस्पताल का बिल भरने में नानी याद आ रही है, ये कहते हैं महंगाई नहीं है। किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? पेंसिल तक पर तो जीएसटी लगाया हुआ है। आज असलियत यह है कि कॉर्पोरेट टैक्स पिछले 4 सालों में चौगुना हुआ है और कॉर्पोरेट प्रॉफिट चौगुना हुआ है और कॉर्पोरेट टैक्स घट के 16% पे आ गया है। इनकम टैक्स और जीएसटी कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा है, हमसे और आपसे कॉर्पोरेट से ज्यादा वसूला जा रहा है। ये किस तरह से नैतिकता है? ये किस तरह से मैं कहूं कि ये मिडिल क्लास और गरीबों की सरकार है? क्या किया आपने मिडिल क्लास के लिए इस बजट में? हमें जरा जरूर समझाइए, क्योंकि समझने में बड़ी मुश्किल हो रही है, समझ नहीं पा रहे हैं। समझना जरूरी है। खिसियाहट वाले पे आपको कोई आपत्ति नहीं? उन्होंने कहा कि कुर्सी बचाओ वाला बजट ये विपक्ष कह रहा है। अरे लेकिन हम इनकी थोड़ी कह रहे हैं, खिसियाहट इनके लोग कह रहे हैं। भजनलाल शर्मा इनके सीएम है राजस्थान के। हाँ। कल उन्होंने एक ट्वीट कर दिया कि बिहार को ये मिला, हमें क्या मिला, फिर उनको ट्वीट डिलीट करना पड़ गया। तो हम थोड़ी खिसिया रहे हैं, खिसिया इनके अपने मुख्यमंत्री रहे। छत्तीसगढ़ वाले जी ने आज बयान दिया कि बहुत ठीक। कुछ नहीं मिला हमें बजट में, ठीक। उनकी बात करें ना, अपने मंत्रियों की, अपने मुख्यमंत्रियों की ठीक बात है, करें। चलिए। भजनलाल अब शर्मा आप का कहते हैं ट्वीट मिडिल क्यों क्लास की बात करें। भजनलाल वैसे शर्मा को सुधांशु ट्वीट जी- क्यों डिलीट करना ठीक पड़ा? है, पूछिए सुधांशु जी, सवाल। ये बात जो है वो मिडिल क्लास के मन में है सर। मैं सारी मिडिल बातों का क्लास जवाब देता हूं। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी नहीं, एक ही बार में उसको अरे ज़िबा पर मिडिल क्लास डालेंगे। की बात करने वाले जिनके नेता ने कहा था इनहेरिटेंस टैक्स लगा देंगे, आपने लगा जो लोग दिया। ये कहते थे, आपने सुनिए लगा अब दिया। देखिए, फिर आपने चिल्लाने लगा लगी, दिया। आपने फिर लगा चिल्लाने दिया। लगी बीच में। मैं तो नहीं इंडेक्सेशन बोल रहा था हटाकर आपके बीच आपने लगा में, दिया। ये दिखता है कि किसको इंडेक्सेशन समस्या है। हटाकर और आपने जिन्होंने लगा कहा दिया। था संपत्तियों का सर्वे करके बांट देंगे, किसकी संपत्ति का बिल्कुल सर्वे नहीं करने कहता, वाले आप थे, झूठ बोलते हैं, किसको बांटने वाले थे? और जिसने क्योंकि कहा- आप झूठ बोलते फिर- हैं। फिर नहीं, आप बोल झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। आप एक जगह दिखा दीजिए उन्होंने सैम कहा संपत्ति पेट्रोल बांट ने कहा देंगे। चुनाव के आप लिए संपत्ति हटाया, बांटने का चुनाव दिखा के बाद दीजिए। उसको रीलिस्टेट कर अरे लिया, सैम पेट्रोल को क्योंकि ये क्यों कोट असली की कर बात रहे है। हैं? क्यों आपके सैम मंत्रियों पेट्रोल का को संविधान क्यों बदल रीलिस्टेट देंगे? किया? क्या बेवकूफी की सैम बात पेट्रोल करते को हैं? आपने सर, क्यों- फिर मिडिल चिल्लाने क्लास लगे। की बात कर करेंगे। लें। हाँ, वही तो मैं मिडिल कह क्लास रहा की बात कर हूँ। लें। मिडिल क्लास कहा कि मिडिल क्लास की तुम्हारी तो कमर ही संपत्ति तोड़ पे दी। इनहेरिटेंस अरे टैक्स पता आपने इन्होंने क्या किया वो बताइए क्या कल। तरीका भाई? हमने क्या किया? ठीक है, उन्होंने- एक मिनट सुप्रिया जी, मिडिल क्लास क्या पर जरा तरीका है? पूछते हैं उनसे। ठीक है, अरे भाई ठीक है, आप सुन तो लीजिए, लपेटते सुन हो, लीजिए। आप बात कर रहे हैं। दर्शकों को सुनिए, तय करने अब मैं दीजिए, बिल्कुल जनता को factual तय बात करने शुरू दीजिए। से। ठीक है, सुनिए, ठीक है। स्टेप तरीका ठीक नहीं है बीच बीच में ठीक है, बार बार ठीक बोलने है, का। मैं ठीक है। किसी को मैं डिस्टर्ब नहीं करता, शांति से हाँ, बैठिए। सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। हाँ बिल्कुल नहीं शांति से। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं? मैंने बोला आपके बीच में नहीं बोला। आपको सिर्फ आगे चिल्लाना है और कुछ नहीं करना है। जो हमारे नेता वहां कर रहे हैं वो यहाँ कर रहे हैं। दोनों से हाँ मैं प्लीज बता चाहिए, सुनिए, प्लीज चाहिए। मैं स्टेप बाय स्टेप। तमीज से अरे बात ये करेंगे पहले तो क्या? तमीज अरे मिलेगी। मैं तमीज से बात कर रहा हूँ, आप तमीज से उंगली बात मत नहीं कर दिखाइए। रही हैं मेरी शुरू उंगली से लेकर अभी दिखा के तक। बात करिए। थोड़ा मैंने थोड़ा आपकी सा बात में ये एक आप बार दोनों डिस्टर्ब नहीं किया, उंगली दिखा कोई के बात बात नहीं करिए। करता है। चेहरे बीपी प्लीज बढ़ गया लग प्लीज रहा है। प्लीज पानी पिलाइए प्लीज पहले। प्लीज सुधांशु जी, मिडिल क्लास। अब मैं जवाब देना शुरू करता हूँ स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों का।
इन्होंने कहा अर्थव्यवस्था का 7% से नहीं, इन्होंने पहला पॉइंट यही बोला ना, हाँ। 10-11% होना चाहिए। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, आईएमएफ चीफ कह रही है क्रिस्टिना जॉर्जिएवा कि भारत 15 से 18% ग्रोथ रेट के साथ वर्ल्ड का ग्रोथ इंजन होने जा रहा है। इस समय G7 G20 कोई कंट्री बताए जहां 7% से ऊपर की ग्रोथ रेट। ठीक है। इस समय गिवन वर्ल्ड कंडीशन में हम सबसे बेहतर स्थिति में हैं और इनको चैलेंज करके बताता हूं, अपने जमाने में कभी दिखा दें कि वर्ल्ड के टॉप 20 कंट्रीज में सब बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट रही है। ठीक है। अब मैं इसके बाद आके बताना चाहता हूं, इन्होंने इसके बाद यह कहा कि मिडिल क्लास की बात, तो मैंने पुनः कह दिया, जिन्होंने मिडिल क्लास की सारी संपत्ति खींचने की व्यवस्था करके अपने घोषणा पत्र में भी रख ली थी और जिन लोगों ने घोषणाएं इस प्रकार की कर थी, वो लोग आकर यह कहने का प्रयास करते हैं तो मन में बहुत क्षोभ उत्पन्न होता है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने, जो इन्होंने कहा था ना कि हम लोग खिसिया रहे हैं और हम लोग सरकार गिरी जा रही है, अरे जनाब दिल्ली में बैठे हैं, ये बताइए, आम आदमी पार्टी ने कह दिया ना गठबंधन टूट गया, खत्म कर दिया ना, अब तो मटकी अटकी भी फोड़ने लगी इनकी पार्टी, आम आदमी पार्टी के खिलाफ। उसके बाद कह रहे हैं ये एक हैं और हम अलग हैं। ये बताइए, ममता बनर्जी जी के साथ कलकत्ता में लड़ाई चल रही है ना, चल रही, उसके बाद कह रहे हैं नहीं हमारा गठबंधन एक है। अरे टूट तो आप चुके हैं। आपने कहा प्रियंका गांधी वायनाड से लड़ेंगी, तो वैसे ही कम्युनिस्ट पार्टी के एनी राजा का बयान आया, हमसे नहीं पूछा गया, मगर मुस्लिम लीग ने कहा हमसे पूछा गया। तो देखिए, मैं ये कह रहा हूं खिसिया ये रहे क्योंकि इनका गठबंधन बिखर चुका है। ऐसा है कि महंगाई आपसे काबू में नहीं आ रही है। महंगाई कितनी है? अरे एक बार शांत रहिए। महंगाई 9.5% फूड इन्फ्लेशन है जिसको आप रगड़ना चाहते हैं। 140, हाँ 9.55 फूड इन्फ्लेशन है। आपके जमाने में नहीं कितना पता था? है आपको? आपके नहीं पता जमाने है? में कितना अब था शांत बताइए। रहिए। 27% वेजिटेबल इन्फ्लेशन है, पता है? अब पता चल गया, चुप रहिए थोड़ी देर। महंगाई से कंट्रोल नहीं हो रही है, शांत रहिए, शांत रहिए। महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं हो रही है, इसलिए आपकी ईएमआई बढ़ रही है क्योंकि आरबीआई लगातार रेट बढ़ा रहा है। छोड़िए उन सब बातों को। क्या मेरा एक सवाल आपसे है? हाँ, बिल्कुल। आप यहां पर बैठकर बजट की इतनी बातें बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष के जितने नेता हैं वो बजट के इन पहलुओं पर बोलने की बजाय सिर्फ सरकार पर एक वार कर रहे हैं कि ये तो अपनों को रेवड़ियां बांट दी। बहुत तरह के वार होते हैं रोमाना जी। नहीं, मेरी बात सुनिए। हाँ। बजट पे बहुत तरह के वार होते हैं क्योंकि मेरा इकोनॉमिक बैकग्राउंड है और मुझे आंकड़ों पे थोड़ी दिलचस्पी रहती है, तो मैंने बहुत तल्लीनता से आंकड़े पढ़े। मुझे 2-4 आर्टिकल लिखे तो मैंने बहुत उसके समझ के लिखा है। मैं तो उन सवालों को रख के आपसे पूछ रही हूँ ना, ये मैं कोई अपने घर से तो खर्रा लेकर आई नहीं हूँ कि सुप्रिया श्रीनेत आज उठी लाओ एक खर्रा बनाया जाए। जमाने में सोना गिरवी रख के दिया गया था, हमने वापस लाए। इनके जमाने में फॉरेन एक्सचेंज 1 बिलियन से कम था, 100 बिलियन अटल जी के टाइम में पहुंचा, 500 बिलियन मोदी जी के टाइम में पहुंचा, 650 बिलियन आ गए। बताइए इनके जमाने में लोगों की जरूरत की चीजों पे मैं शुक्रिया अदा करती हूं, रोटी पीने खाने पर सोने पर टैक्स कम कर रहे हैं। तेज आवाजों के बीच बहस नहीं हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है इतना समय हमें देना चाहिए सत्ता पक्ष के प्रवक्ता को। एक लाइन कहना चाहूंगा, नहीं देना चाहिए, फिर आपको मुझे 30 सेकंड देना पड़ेगा। आपने स्टार्ट उनसे किया तो आपको एंड मुझसे करना पड़ेगा। चलिए आप एंड कर लीजिएगा, मैं एक लाइन बोलता हूं। एक लाइन पर सुन लीजिए, एक लाइन सुन लीजिए, फिर आप बोल दीजिए। एक लाइन बोल देता हूं। देखिए 100 भी आप नहीं पाए हैं श्रीमान, अच्छा, फिर भी तेवर हैं ऐसे जैसे तीर कमान। अरे पीतल की नथुनी पे इतना गुमान, होती जो सोने की तो चढ़ती आसमान। एक लाइन आप भी बोल दीजिए। हाँ जी, बोल दीजिए। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। आज ये जनता पूछना चाहती है आपसे, महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता और गरीबी से हमें क्यों लाद दिया है लच्छेदार बातें और जलेबी बनाने से। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। वैसे सुप्रिया जी की बात से मेरे जहन में सुषमा जी एकदम से उनका चेहरा उभर कर शेर भी हमारे नैता का चुराया। नकल उन्हीं की दोनों का लेकिन फिलहाल मुद्दा बजट का था। लेकिन बात जहां से मैंने शुरू की थी कि इस बार बजट पर बात बजट पर नहीं हो रही है, बल्कि बवाल जो है वो सियासी तौर पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उसका एक अक्स यहां इस मंच पर एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में आपने देखा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। बस छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। एबीपी न्यूज पर लगातार शिखर सम्मेलन का ये मंच सजा हुआ है, फौरन लौट रहे हैं।